हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये केमिस्ट्री का डिस्कशन है। ये अध्याय 2 है। आज का टॉपिक है द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्रव्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो द्रव्य कहलाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान यानी मास हो, जो स्थान यानी स्पेस घेरता हो द्रव्य कहलाता है। यानी द्रव्यमान और आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है तथा वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं द्रव्य है, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि द्रव्य नहीं है। इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जो है द्रव्य से निर्मित है। यानी वस्तु में निहित पदार्थों को ही द्रव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, द्रव्य की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला जो विशेषता है, द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों यानी स्मॉल पार्टिकल से होता है। द्रव्य कणों के मध्य स्थान होता है, स्पेस होता है। द्रव्य कण निरंतर गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ने पर उनकी गति जो होती है अधिक तीव्र हो जाती है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। द्रव्य के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, मिट्टी, मोम आदि। पदार्थों के मिश्रण से बनी विशेष गुणधर्म वाली सामग्री वस्तु कहलाती है, जैसे गाड़ी, कपड़े, घर आदि। द्रव की अवस्थाएं, ठीक है। तो द्रव की जो अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द्रव की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कणों की इनके मध्य की जो स्पेस होती है, कणों की मध्य की स्पेस बहुत कम होती है। इसके बाद है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। ठोस के कणों की अपेक्षा इनके बीच जो स्पेस होता है काफी ज्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। गैसीय अवस्था में इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा होता है और प्लाज्मा में इन तीनों से जो है ज्यादा होता है। ठीक है, तो इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। देखिए, ठोस अवस्था में वस्तु का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार यानी शेप और वॉल्यूम निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का जो है गुण होता है, तथा कह सकते हैं कि इनमें नगण्य संपीड्यता का गुण होता है। नगण्य संपीड्यता का गुण होता है। ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व तो अधिक होता है, जैसे लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि। याद रखिएगा। इसके बाद है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। यानी द्रवों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है, जैसे जल, दूध, तेल आदि। इसके बाद है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसें जिस पात्र में रखी जाती है वे उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसीलिए इनमें उच्च संपीड्यता का गुण होता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसीलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, जैसे O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। प्लाज्मा जो है गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्लाज्मा अवस्था में गैसें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होती है। याद रखिएगा। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, BEC। 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने द्रव्य की 5वीं अवस्था
फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट यानी बीईसी के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। बीईसी वह अवस्था है यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है तथा वे परस्पर संयुग्मित होकर एक परमाणु के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। 2001 में एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल वीमैन, याद रखिएगा कार्ल ई वीमैन, इनको क्षारीय अणु की सांद्र गैसों में बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2001 में। किन किन को? एरिक ए कार्नेल को, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वीमैन को। द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ताप, दाब, ऊर्जा, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी आदि बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। द्रव की अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हैं। इन 6 के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है गलन, मेल्टिंग। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है। कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है, याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है, दूसरा है आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह ताप उस द्रव्य का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। संघनन क्या है? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित जल वाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना संघनन का प्रमुख उदाहरण है। चौथा है हिमीकरण। हिमीकरण अथवा जमना। देखिए, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हिमीकरण या जमना कहलाता है। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कहलाता है और यह गलन की विपरीत प्रक्रिया है। हिमीकरण अथवा जमना जो है ये गलन की क्या है? विपरीत प्रक्रिया है। देखिए, जब जल का बर्फ में परिवर्तन या ज्वालामुखी से निकले तरल लावा का ठंडा होकर ठोस चट्टान में परिवर्तन हिमीकरण या जमने का उदाहरण है। इसके बाद है पांचवा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ या द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखिएगा, किसी पदार्थ या द्रव्य का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का गैस में बदलना एवं कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन क्रिया का प्रमुख उदाहरण है। याद रखिएगा। छठा है निक्षेपण। किसी पदार्थ या द्रव्य का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना क्या होता है? सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। शीत ऋतु में जल वाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना निक्षेपण का प्रमुख उदाहरण है। द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए, द्रव का जो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे जो है ठोस है, सॉलिड, निम्नतम ऊर्जा स्तर है ये। ठीक है, तो देखिए ठोस जो है, ठोस का गलना यानी मेल्टिंग। जब ठोस गलेगा तो क्या होगा? लिक्विड बनेगा। जब लिक्विड का वाष्पीकरण होगा तो गैस बनेगा। जब गैस संघनित हो जाएगा गैस तो द्रव, और जब हिमीकरण हो जाएगा तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठोस जो है
ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, किसके माध्यम से? तो ये उद्गरपातन कहलाता है। ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उद्गरपातन कहलाता है। जब गैस गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो इसके जो संबंध है याद रखिएगा। द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव के रासायनिक संगठन के आधार पर इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, द्रव यानी मैटर। यहां पे आप देख सकते हैं पदार्थ जो है, द्रव जो है पदार्थ और मिश्रण, इसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया। पदार्थ जो है इसको दो वर्गों में, तत्व और यौगिक। तत्व को जो है तीन वर्गों में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक में। ठीक है, इसका जो है वर्गीकरण याद रखिएगा। मिश्रण को जो है इसे दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को जो है विलयन सॉल्यूशन के माध्यम से विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। और विषमांगी जो मिश्रण है इसको दो वर्गों में, कलिल अथवा कोलायड और निलंबन में विभाजित कर दिया गया। कलिल अथवा कोलायड को चार वर्गों में, फोम, पायस, सोल, हाइड्रोकोलाइड, चार वर्गों में इन्हें विभाजित कर दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, द्रव के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य के जो द्रव्य है इसके शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ में सामान्यतः एक निश्चित रासायनिक संगठन तथा विशिष्ट गुणों की उपस्थिति होती है। पदार्थों को रासायनिक तत्व अथवा रासायनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व क्या है? एलिमेंट। तत्व जो है पदार्थ का सरलतम रूप है, अर्थात इन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक सरल संगठकों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, कार्बन, पारा आदि। तत्वों को सामान्यतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अब तक 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। कितना? 118, याद रखिएगा। जिनमें से 94 तत्व यानी 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। इन सभी तत्वों को रूसी रसायन विज्ञानी दिमित्री मेंडेलीफ, याद रखिएगा, दिमित्री मेंडेलीफ के द्वारा निर्मित आवर्त सारणी पर यानी पीरियोडिक टेबल पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है यौगिक कंपाउंड। यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं तथा एक इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यौगिक भी तत्वों के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं, परंतु तत्वों के विपरीत यौगिकों को अधिक सरल संगठकों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जल जो है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के मध्य 2:1 में संयोजित होता है। नमक सोडियम तथा क्लोरीन के अणुओं के मध्य 1:1 में संयोजित होता है। यौगिकों को सामान्यतः कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद है मिक्सचर यानी मिश्रण। अनिश्चित अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात में नहीं, अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन ना हो, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण का जो परिभाषा है याद रखिएगा, अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन, फिजिकल कॉम्बिनेशन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, सम्मिलित पदार्थों की जो सम्मिलित पदार्थ होंगे इनकी मूल विशेषताओं में परिवर्तन न हो, वही मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में सम्मिलित अवयवों को विभिन्न भौतिक क्रियाओं जैसे निस्यंदन, आसवन, उदरपातन आदि के द्वारा जो है पुनः पृथक किया जा सकता है। याद रखिएगा, मिक्सचर में सम्मिलित पदार्थों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण के दो प्रकार हो सकते हैं।
समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सर्वत्र अर्थात मिश्रण के प्रत्येक भाग में सम्मिलित पदार्थों का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। इसीलिए समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है, जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण आदि। विलयन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है क्या कहलाएगा? विलयन। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसीलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से समान आंखों से देख पाना या देखना संभव नहीं होता है। विलयन के अवयवों को विलयन के अवयव यानी कंपोनेंट्स को पृथक्करण के किसी यांत्रिक विधि जैसे निस्यंदन के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। पहला है विलायक, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है? याद रखिएगा, विलायक जो है सॉल्वेंट वह पदार्थ है जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है और विलयन के जो अन्य पदार्थ हैं इसी में ये घुले होते हैं, जैसे H2O, एसिटिक अम्ल, एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल आदि। ये इसके उदाहरण है, विलायकों के प्रमुख ये उदाहरण है। इसके बाद दूसरा है विलेय। विलेय क्या है? तो देखिए, विलेय वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं। विलेय जो है वे पदार्थ हैं जो विलायक में घुले रहते हैं, मतलब मिले रहते हैं, विलेय कहलाते हैं। ठीक है, किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। जल और नमक के विलयन में जल विलायक तथा नमक विलेय है और इसी प्रकार आर्द्र वायु में जल वाष्प विलेय है। तो विलेय क्या है? वह पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं, विलेय कहलाते हैं, और किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। विलायक के तुलना में जो विलेय होगा वो कम होगा। जल और नमक के विलयन में जल विलायक होगा, नमक विलेय होगा, और इसी प्रकार आर्द्र वायु में यानी जो आर्द्र वायु होगा इसमें जल वाष्प विलेय होगा। क्या होगा? आर्द्र वायु में जल वाष्प विलेय होगा। याद रखिएगा। देखिए, विलयन के प्रकार, विलयन के जो प्रकार हैं इनके 3 प्रकार हैं। पहला है ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है, इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है ठोस विलयन। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक ठोस पदार्थ हो तो इसे ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस यानी सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है। किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक जो है ठोस पदार्थ हो तो इसे ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन में ठोस, द्रव और गैसीय विलय जो है घुले जा सकते हैं। जो सॉलिड सॉल्यूशन है इसमें ठोस, द्रव तथा गैसीय विलय को घोले जा सकते हैं, जैसे ठोस विलायक और विलय। ठोस विलायक के जो उदाहरण है तांबा है, सोना है और जो है प्लेडियम है। तो देखिए, जो विलय है तांबा का टीन है, एल्यूमिनियम है ठोस अवस्था में। सोना जो है सोना का जो विलय होगा सोना, ये ठोस विलायक होगा, और जो विलय होगा पारा, ये द्रव अवस्था में, और हाइड्रोजन जो है गैस अवस्था में, ये विलय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा जो है द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो तो इसे द्रव विलयन कहा जाता है। यदि किसी विलयन में मतलब सॉल्यूशन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो, लिक्विड हो, तो इसे द्रव विलयन कहा जाता है, लिक्विड सॉल्यूशन कहा जाता है। द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें, द्रव तथा ठोस विलय घोले जा सकते हैं। याद रखिएगा, द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें, द्रव तथा ठोस विलय घोले जा सकते हैं। द्रव विलायक और विलय। द्रव विलायक का जो उदाहरण है जल। ठीक है, इसमें विलय जो होगा चीनी ठोस अवस्था में, जल जो है द्रव विलायक है, विलय एथेनॉल है द्रव अवस्था में, और जल जो है
इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस जो होंगे ये विलय होंगे, और जल, जल क्या होगा, द्रव विलायक होगा। विलय क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस अवस्था में होगा। इसके बाद है गैसीय विलयन। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो तो वह विलयन गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, देखिए गैसीय विलयन में कुछ निश्चित दशाओं में केवल गैसें ही घोली जा सकती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, वायु जो है गैसीय विलयन का सर्वप्रमुख उदाहरण है, जिसमें नाइट्रोजन गैस 28% विलायक की भूमिका में होती है, तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि गैसें विलय के रूप में विद्यमान होती है। ठीक है, इसके बाद है विषमांगी विसरण। देखिए जो विषमांगी विसरण है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता तथा वे परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं, विषमांगी विसरण कहलाता है। तो विषमांगी विसरण क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता है तथा वे परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं, विषमांगी विसरण कहलाता है। जैसे जल और तेल तथा जल और बालू का मिश्रण आदि, ये सभी विषमांगी विसरण के उदाहरण हैं। देखिए विषमांगी विसरण को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, कलील अथवा कोलायड तथा निलंबन। कलील अथवा कोलायड क्या है, विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के कण एक दूसरे में सर्वत्र बिखरे रहते हैं परंतु पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, कलील अथवा कोलायड कहलाते हैं। कोलायड के विभिन्न रूप अग्रलिखित हैं, जैसे झाग है, फोम है, पायस है, सॉल है, एरोसॉल है, जेल है आदि है। निलंबन क्या है, तो निलंबन जो है वह विषमांगी मिश्रण है जिसमें बड़े आकार के ठोस का कण विद्यमान होते हैं। निलंबन में क्या होता है, बड़े आकार के ठोस कण विद्यमान होते हैं और वे द्रव यानी विलायक में घुलते नहीं है, बल्कि मिश्रण पात्र की तलहटी होती है एकत्र हो जाते हैं और बड़े आकार के कारण इन कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना भी देखा जा सकता है तथा सामान्यतः फिल्टर पेपर से पृथक भी किया जा सकता है, जैसे बालू और जल का मिश्रण, वायु में धूल के कण आदि, ये सभी निलंबन के उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए विलयन से संबंधित जो शब्दावली है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है विलयता। विलयता क्या है, तो किसी एक यौगिक के किसी अन्य यौगिक में घुलने की क्षमता उस यौगिक की विलयता कहलाती है। जब एक द्रव किसी अन्य द्रव में पूर्णतः घुलने का गुण रखता है तो उन्हें मिश्रणीय मिसिबल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब एक द्रव किसी अन्य द्रव में पूर्णतः घुलने का गुण रखता है उसे मिश्रणीय कहा जाता है, और इसके विपरीत जब दो पदार्थ परस्पर मिलकर किसी विलयन का निर्माण नहीं कर सकते उन्हें अमिश्रणीय कहा जाता है। विलयन की सांद्रता क्या है, तो विलयन की जो सांद्रता है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो किसी विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसके बाद है देखिए विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। दो विलायकों के सापेक्ष जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो वह सांद्र विलयन तथा जिसमें विलय की मात्रा कम हो वह तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है तनु विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव न हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है। असंतृप्त विलयन क्या है, जब तक विलयन में अधिक विलय घोलना संभव हो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। यह विलयन के संतृप्त होने के पहले की स्थिति है। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, देखिए कोलाइडी जो विलयन है इसका वर्गीकरण किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए कोलाइडी विलयन का जो स्वरूप है, फोम, झाग, फेन पर जो परिक्षिप्त अवस्था है गैस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है। उदाहरण साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर आदि।
ठोस झाग जो है जो परिक्षिप्त अवस्था जो है गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, केक, ब्रेड, प्यूमिस, पत्थर आदि। एरोसोल द्रव गैस, धुंध, कोहरा, बादल आदि, ये सभी उदाहरण है। पायस का उदाहरण है दूध, क्रीम, मक्खन, जल में तेल आदि। ठीक है, परिक्षिप्त अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है। जेल का परिक्षिप्त अवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है। इसके उदाहरण है दही, पनीर, जेली, जूतों की पॉलिश आदि। ठोस एरोसोल जो है परिक्षिप्त अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, जैसे में धुआं, धूल आदि। सोल जो है परिक्षिप्त अवस्था ठोस है, परिक्षेपण अवस्था द्रव है, जैसे रंग या पेंट, कोशिका तरल, स्याही आदि। और ठोस सोल जो है परिक्षिप्त अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, जैसे में मिश्र धातुएं, रंगीन कांच, रत्न यानी माणिक पत्थर आदि। देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, याद रखिएगा टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन अथवा छोटे कणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन या छोटे कणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। इसे विल्सन टिंडल प्रकीर्णन कहते हैं। इसे विल्सन टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति तथा मिश्रण के कणों के घनत्व तथा आकार पर निर्भर करती है। नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, जबकि सबसे कम आवृत्ति वाला लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। याद रखिएगा। इसके बाद जो है टिंडल प्रभाव के जो उदाहरण है, पहला है अंधेरे कमरे अथवा घने जंगल में प्रकाश पड़ने पर प्रकाश पुंज के मार्ग में उपस्थित धूल कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर प्रकाश पुंज डालने पर उसके मार्ग में उपस्थित धूल के कण चमकते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ब्राउनियन, जो ब्राउनियन गति है ये क्या है? ब्राउनियन गति किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर, किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति या अनियमित गति जिगजैग मोशन कहते हैं। याद रखिएगा। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर क्या है? मिश्रण तथा यौगिक में अंतर जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरफ मिश्रण है और दूसरे तरफ जो है यौगिक है। तो देखिए मिश्रण जो है, मिश्रण से इसके संगठक पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे निस्यंदन, वाष्पन, उदरपातन आदि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। लेकिन यौगिक जो है किसी यौगिक से इसके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है मिश्रण में इसके संगठक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं, यौगिक के गुण इसके संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं। मिश्रण के अगर बात करें तो मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा यानी उष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में न तो शोषित होती है और न ही मुक्त होती है। यौगिक के अगर बात करें तो यौगिक के निर्माण में प्रायः ऊर्जा यानी उष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में या तो शोषित होती है या मुक्त होती है। मिश्रण में अगर बात करें तो मिश्रण का जो संगठन है अनिश्चित होता है और इसमें सम्मिलित अवयव हैं किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। तो मिश्रण का जो संगठन होता है अनिश्चित होता है, यानी इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक में अगर बात करें तो यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक तथा घनत्व आदि निश्चित नहीं होता है। यौगिक का गलनांक, क्वथनांक, घनत्व निश्चित होता है। विलयन मिश्रण में अगर बात करें तो विलयन को छोड़कर से सभी मिश्रण प्रायः विषमांग होते हैं और यौगिक में अगर बात करें तो सभी यौगिक समांग होते हैं। मिश्रण में अगर बात करें तो मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। यौगिक में अगर बात करें तो यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। मिश्रण में अगर बात करें तो मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता। यौगिक में अगर बात करें तो यौगिकों का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। मिश्रण में अगर बात करें तो मिश्रण का घनत्व संगठक पदार्थों के घनत्वों का औसत होता है। मिश्रण का घनत्व संगठक पदार्थों के घनत्वों का औसत होता है। यौगिक में बात करें तो यौगिक का घनत्व संगठक पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है। साथ ही यह अवायु पदार्थों के
साथ ही यह अवयव पदार्थों के घनत्व का औसत नहीं होता है। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। मिश्रण में सम्मिलित संगठक अवयवों को विभिन्न भौतिक विधियों के माध्यम से पृथक किया जा सकता है। याद रखिएगा, मिश्रण को या मिश्रण के पृथक्करण की जो प्रमुख विधियां हैं निम्नलिखित हैं। मिश्रण पृथक्करण की जो विधियां हैं, क्रिस्टलीकरण, आसवन, वर्णलेखन, वाष्पीकरण, उदरपातन, अवसादन व निस्तारण, निस्यंदन और अपकेंद्रण। ठीक है, इसके बाद है देखिए इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है क्रिस्टलीकरण। यह किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि है। मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विलय पदार्थ रवेदार पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं और अशुद्धियां विलयन में ही शेष रह जाती है, जैसे समुद्री जल से नमक का निर्माण। इसके बाद है आसवन। इस विधि से दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्वथनांकों वाले पदार्थों के मिश्रण को उबालकर उनमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को पृथक किया जाता है। निम्न क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण शीघ्र तथा उच्च क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण धीमा होता है। दोनों द्रवों की वाष्पों को जो है संघनित करके उन्हें शुद्ध रूप में एकत्र कर लिया जाता है। जैसे कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूपों का पृथक्करण, एल्कोहल निर्माण, साबुन निर्माण उद्योग में स्पिंट लाई, ग्लिसरॉल का शोधन आदि। आसवन की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन और सरल आसवन। इसके बाद है वर्णलेखन। वर्णलेखन क्या है? तो वर्णलेखन विधि की खोज मिखाइल याद रखिएगा स्वेट ने की थी और इस विधि का प्रयोग विभिन्न अवशोषण क्षमता वाले तथा एक ही विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है, जैसे प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक्करण। याद रखिएगा। इसके बाद है वाष्पीकरण। इस विधि से किसी द्रव विलयन में घुलित ठोस विलेय को पृथक किया जाता है। याद रखिएगा, जो वाष्पीकरण है, इस विधि से किसी द्रव विलयन में घुलित ठोस विलेय को पृथक किया जाता है। द्रव विलयन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित द्रव विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है तथा ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है। उदरपातन क्या है? इस विधि से किसी मिश्रण से उन पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है जो गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त वाष्प को शीतल करके ठोस रूप में शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि का पृथक्करण। अवसादन एवं निस्तारण विधियों का प्रयोग भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जब किसी द्रव मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिश्रण के अघुलनशील पदार्थ बर्तन की तली में एकत्र हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है तथा ऊपरी द्रव को पृथक कर लेना निस्तारण कहलाता है, जैसे तेल व जल के मिश्रण से दोनों को पृथक करना, धातु शोधन के द्वारा द्रवित शुद्ध लोहा प्राप्त करना आदि। निस्यंदन क्या है? निस्यंदन विधि का प्रयोग किसी तरल मिश्रण से अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में जो होता है मिश्रण को एक फिल्टर से प्रवाहित किया जाता है, जिससे द्रव तो प्रवाहित होकर दूसरी ओर निकल जाता है, परंतु बड़े कणों वाले जो निलंबित ठोस पदार्थ होते हैं छनकर न प्रवाहित हो पाने के कारण वह पृथक हो जाते हैं। तो फिल्टर के माध्यम से इन्हें क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है, इन्हें अलग कर लिया जाता है, जैसे गंदे जल का शुद्धिकरण इसका उदाहरण है। अपकेंद्रण क्या है? जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर प्रभावी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष से दूर मिश्रण के पात्र की परिधि पर एकत्र हो जाते हैं और कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष के समीप एकत्र हो जाते हैं, जैसे दूध से मक्खन निकालना, रक्त व मूत्र के परीक्षण के लिए विभिन्न संगठकों का पृथक्करण आदि। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया, पायस एक कोलॉइड होता है। पायस एक कोलॉइड होता है। याद रखिएगा, द्रव में द्रव का। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध पायस है, मिश्रण जो है पायस है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? प्रश्न संख्या 3।
निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वह है पारा। प्रश्न संख्या 4 है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन। 5 नंबर है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है, किसके माध्यम से या किसके द्वारा? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को, आयोडीन को जो है पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, किसके माध्यम से? अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों? पेट्रोल से लगी आग, जो पेट्रोल से आग लग जाते हैं, इनको बुझाने में जल जो है प्रभावी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो जल और पेट्रोल अघुलनशील हैं और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। ठीक है, इसलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल जो है प्रभावी नहीं होता है। निलंबन कणों का जो आकार होता है कितना होता है? निलंबन कणों का आकार याद रखिएगा 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। 9 नंबर है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा, उसमें मिश्रित बिल्ले की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित बिलियन की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो बिलियन की सांद्रता। प्रश्न संख्या 10, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रण का। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में द्रव की परमाणु संरचना जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।